हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक की सभी पोएम्स डिस्कस इस वीडियो में पोएटिक डिवाइसेस के साथ प्लस राइम स्कीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम नंबर 1 से, विच इज डस्ट ऑफ स्नो, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, तो स्टेंजा वाइज आपने इस पर ध्यान देना है। ये मैं स्टेंजा रीड करूंगी और इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकल रहा है वो पढ़ेंगे, देन वी विल जंप ऑन टू स्टेंजा 2। ओके, so stanza 1 says, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ये है आपकी पोम। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं? पोएट टेल्स अस हाउ अ क्रो शूक डाउन स्नो फ्लेक्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक इज अ पॉइजनस ट्री। तो पोएट के ऊपर जो है स्नो फ्लेक्स गिरते हैं, ठीक है। और ये स्नो फ्लेक्स कौन गिराता है? हेमलॉक ट्री जो था वो पूरा कवर्ड था स्नो के साथ, और क्रो आकर बैठता है, इसके कारण जो ब्रांचेस जो हैं वो मूव करती हैं एंड स्नो फ्लेक्स जो हैं पोएट के ऊपर आकर गिरती हैं। ओके, द पोएट वॉज फिल्ड विद डिजेक्शन व्हेन द स्नो फ्लेक्स फेल अपॉन हिम। डिजेक्शन मतलब काफी सैड था, ठीक है, जब स्नो फ्लेक्स उसके ऊपर आकर गिरी। द इनसिग्निफिकेंट इवेंट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द पोएट्स मूड। लेकिन इस इवेंट ने पोएट के मूड को चेंज ही करके रख दिया। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो आर कंसीडर्ड नेगेटिव बाय ह्यूमन बींग्स। इसको नेगेटिव माना जाता है। क्रो भी जो एक स्क्वेंजिंग बर्ड है, राइट, आप जानते हैं, ठीक है, इसको भी इल ओमेन माना जाता है, ठीक है। एंड वेयर एज हेमलॉक तो है ही पॉइजनस ट्री, बट दीज थिंग्स हैव नथिंग इनहेरेंटली बैड और इविल अबाउट देम। इनहेरेंटली मतलब कि ये हम लोग अपना माइंडसेट कर लेते हैं कि हाँ, अगर क्रो है, हेमलॉक ट्री है, तो ये नेगेटिव चीजें ही हैं। तो वो पोएट हमें अपना माइंडसेट चेंज करने को देख रहा है। अर्लियर ही वाज आल्सो नो थिंकिंग दीज टू थिंग्स टू बी नेगेटिव, बट ये दोनों चीजें उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आती हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन क्या है? ही क्रेडिट्स द स्नोफ्लेक्स, क्रो एंड हेमलॉक ट्री फॉर चेंजिंग हिज मूड फॉर द बेटर। ठीक है, तो उसका मूड बदल जाता है, ठीक है, उसका मूड चेंज करने के लिए तीनों चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन? हेमलॉक ट्री, ओके, स्नोफ्लेक्स एंड क्रो। अब यहाँ पर आगे क्या होता है? द पोएट वाज हैविंग अ बैड डे एंड दिस इंसिडेंट चेंज्ड हिज पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स। ठीक है, नेचर सेव्ड अ पार्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम गेटिंग ruined। ठीक है, तो ये नेचर का ही पार्ट है। तो नेचर ने उसके दिन को जो ruin कर रहा था, ठीक है, तो उसको बचा लिया, ruin होने से बचा लिया। ही वॉज फिल्ड विद डिस्पेयर टिल मोमेंट द स्नोफ्लेक्स फेल ऑन हिम। लेकिन जब तक उसके ऊपर स्नोफ्लेक्स नहीं गिरे थे तब तक वो क्या था? निराश ही था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स टू हाईलाइट द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर दैट नेचर हैज। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि नेचर के अंदर कितनी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, कि नेचर हमारे मूड को क्या कर सकता है? एकदम से चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में पोएट का मूड क्या हो जाता है? हैप्पी, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, मतलब पॉजिटिव आउटलुक। ठीक है, क्लियर। चलिए पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले एलिट्रेशन यूज हो रही है, हैज गिवन माय हार्ट। देखिए हा हा साउंड जो है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है। ऐसे ही सम से में सिंबलिज्म जो है, क्रो किसका सिंबल है? इल्यूमिन का, हेमलॉक ट्री डेथ का। ओके, तो ये सब सिंबलिज्म यहाँ पर यूज हो रहा है। स्नोफ्लेक्स जॉय का सिंबल है। राइम स्कीम क्या हो रही है? ए बी किस तरीके से हो रही है? ए बी देखिए, हम ऊपर देख लेते हैं। लास्ट वर्ड को आप देखोगे, क्रो ए, ठीक है, स्नो ए, ये दोनों लाइंस की राइम मैच हो रही है। मी को बी दिया एंड ट्री को बी दिया, तो हो गया ए बी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी पोएटिक डिवाइस है? राइम स्कीम हो गया इमेजरी। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्रो आकर बैठा पेड़ के ऊपर, हेमलॉक ट्री हम इमेजिन कर सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो को इमेजिन कर सकते हैं। डस्ट ऑफ स्नो मीन स्नो के पार्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर यहाँ पर क्या है? फिगर दैट कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बाय स्टेटिंग दैट वन थिंग is another। ओके, dust of snow serves as metaphor for the small unexpected moments of beauty। हाँ, तो dust of snow बिल्कुल क्या है यहाँ पे? स्मॉल अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स हैं ब्यूटी के। ओके, एन्जॉयमेंट मतलब जब एक लाइन के एंड पे आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना दिखे तो वो आइडिया दूसरी लाइन में ट्रांसफर हो, तो वो हो रहा है इस पोएम में बिल्कुल। ओके, एजोनेंस जो होता है दैट इज रेपिटेशन ऑफ वॉवल साउंड, जैसे, और वो बीच में होती है वर्ड के, जैसे शूक डाउन ऑन मी। ठीक है, तो यहाँ पर ओ साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोम की ओर। ठीक है, दैट इज फायर एंड आइस। ओके, तो फायर एंड आइस में भी दो स्टेंजा ही है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, द पोएट इज द सेम। ओके, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द पोएट, पीपल से द वर्ल्ड कैन कम टू एन एंड ईदर थ्रू फायर और आइस। ठीक है, तो ये दोनों ही है, ये जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर है। तो जो वर्ल्ड है वो किसी भी तरीके से एंड हो सकता है,
या तो फायर से या आइस से। ओके, तो यहाँ पर ही ड्रॉज अ पैरेलल बिटवीन फायर एंड द इमोशन ऑफ डिजायर। ओके, तो यहाँ पर फायर किसको बोला गया है, ये ह्यूमन इमोशन से रिलेटेड है। फायर मीन्स डिजायर। ओके, डिजायर मतलब इच्छाएं। ही इम्प्लाइज दैट डिजायर एंड ग्रीड कैन ओनली ब्रिंग डिस्ट्रक्शन टू पीपल। तो बोल रहे हैं कि जो लोगों की इच्छाएं होती है ना, वो ही क्या करती हैं, डिस्ट्रक्शन लेकर आती हैं। ओके, ही यूजेस फायर एज अ मेटाफोर फॉर दीज इमोशंस। ठीक है, तो फायर यहाँ पर क्या है, मेटाफोर है। ठीक है, उसने ये नहीं बोला कि फायर इज लाइक डिजायर, फायर इज डिजायर ओनली। ओके, तो यहाँ पर फायर क्या है, मेटाफोर है ह्यूमन इमोशन का, जिसको डिजायर कहकर यहाँ पर पोएट ने हमें बताया है। एंड विच इज कैपेबल ऑफ, मीन्स फायर ऑफ डिजायर इज कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग टोटल डिस्ट्रक्शन टू दिस वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। ठीक है, ये अगर इसको दो बारी पेरिश होना पड़ा, डिस्ट्रॉय होना पड़ा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मतलब सफिशिएंट। तो यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में पोएट क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्या मतलब निकल रहा है, दैट द पोएट सेज दैट द आइज इज एज गुड एज फायर टू कॉज डिस्ट्रक्शन। की आइज भी पीछे नहीं है। ठीक है, आइज भी यहाँ पर क्या है, आइज यहाँ पर किसको, कौन सी ह्यूमन इमोशन को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, हेट्रेड को, इनडिफरेंस को, लैक ऑफ फीलिंग को। जब इंसान कोल्ड हार्टेड हो जाता है, दूसरों की फीलिंग को ही नहीं समझ पाता, इमोशनलेस हो जाता है, राइट। तो जब, और ये ऐसा सब कुछ कब होता है, जब इंसान के मन में बहुत ज्यादा क्या डेवलप हो जाती है, हेट्रेड टुवर्ड्स अदर्स। ओके, तो हेट्रेड इज डिस्क्राइब्ड एज अ कोल्ड इमोशन। ठीक है, एक कोल्ड इमोशन है। ठीक है, वाइल डिजायर इज इट्स ऑपोजिट, डिजायर इसका उल्टा है। ठीक है, डिजायर की आग में इंसान जलते हैं और हेट्रेड जो है वो इंसान को ठंडा बना देती है, ठंडा कर देती है अंदर से। ठीक है, स्टिल दे आर इक्वली कैपेबल ऑफ कॉजिंग पेन एंड डिस्ट्रक्शन, और दोनों ही इक्वली कैपेबल है ऑफ कॉजिंग डिस्ट्रक्शन। ओके, पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। एलिट्रेशन आप जानते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पर व साउंड आ रही है स्टार्टिंग में, कॉन्सोनेंट साउंड, या स साउंड आ रही है। ओके, एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का मतलब होता है जब दो ऑपोजिट वर्ड को यूज किया जाए। तो इस चैप्टर पोएम का जो टाइटल है ना, फायर एंड आइस, ठीक है, तो ये एंटीथेसिस ही है। क्यों, क्योंकि फायर जो कि गर्म होती है एंड आइस जो बिल्कुल ठंडी होती है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, सिंबलिज्म। ठीक है, यहाँ पर फायर किसका सिंबल है, डिजायर का। ओके, एंड आइस किसका सिंबल है, हेट्रेड का। ठीक है, तो ये सब सिंबलिज्म जो है झलक रहा है। इमेजरी मतलब कि जब वो बोल रहा है कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड कहने का मतलब डिजायर, वर्ल्ड विल एंड इन आइस। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। ओके, एंजैपमेंट मतलब वही आप जानते हो, जब एक लाइन से आइडिया दूसरी लाइन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एंजैपमेंट। मेटाफोर इज यहाँ पर हमने पढ़ लिया मेटाफोर यूज कौन है, द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड फायर एंड आइस एज मेटाफोर्स टू सिग्निफाई द वायलेंट एंड कोल्ड इमोशंस ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, तो यहाँ सिंबलिज्म भी है और मेटाफोर भी है। ओके, राइम स्कीम क्या है, फॉर 1 and 2 ABAA। ओके, किस तरीके से निकाली, ABAA, देखिए यहाँ देख लेते हैं। फायर को ए दिया, आइस डिजायर को भी ए दिया, एंड देन फायर को क्या दिया, ए दिया, तो आइस बिल्कुल डिफरेंट साउंड है, बी दे दिया, तो ABAA। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एजोनेंस, अगेन होल्ड विद दोज। देखो ओ साउंड जो है वो प्रोमिनेंट है। पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर इन दिस पोएम फायर एंड आइज आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द अर्थ। ठीक है, जो फायर एंड आइज है उनको बोला गया कि उनके अंदर इतनी क्षमता की वो अर्थ को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब डिस्ट्रॉय करना तो ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को बताया गया कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी विच ह्यूमन बींग्स कैन एक्चुअली डू। ओके, तो यहाँ पर इनको क्या कर दिया गया, पर्सोनिफाई कर दिया गया। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोम की ओर, विच इज नेक्स्ट पोम इज दिस। ठीक है, कौन सी पोम है ये, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो ओके, आपने गेस ठीक करा, दिस इज अ टाइगर इन द जू। ठीक है, कौन सी पोएम है, अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ले नॉरिस। ठीक है, यहाँ लिखा है राइटर का नाम लेस्ले नॉरिस। ओके, क्लियर। चलिए, तो फर्स्ट सेंजा में पोएट क्या बोल बता रहे हैं हमें, दैट पोएट डिस्क्राइब्स अ टाइगर वॉकिंग इनसाइड इट्स केज इन अ जू। ठीक है, तो एक टाइगर है जो अपनी केज में कैद है। ठीक है, और कुछ स्टेप जो है वो केज के अंदर चल पा रहा है। ओके, ही स्टॉक्स द लेंथ ऑफ द केज इन अ फ्यू स्टेप्स एज द कन्फाइनमेंट ऑफ द cramped space of its cage has restricted him। ठीक है, स्टॉक्स का मतलब होता है मूव साइलेंटली इन अ थ्रेटनिंग वे। ठीक है, तो जो अपनी केज के कुछ ही कदम जो है वो चल पा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कन्फाइंड है मतलब वो कैद है। ठीक है, उसके पास स्पेस बहुत कम है। ठीक है, जिसके जो लिमिट कर रहा है उसकी चाल को। ओके, क्लियर। द वेलवेट पॉज ऑफ द टाइगर मेक नो साउंड। ठीक है, जो उसके कुशनी पैड्स हैं, ठीक है, वेलवेट पॉज है,
जिसके कारण उसके चलने की आवाज भी नहीं आ रही है। येट ही इज एंग्री एंड इम्पेशेंट एट बीइंग ट्रैप्ड इनसाइड, लेकिन वो पूरा एंग्री है, उसको बहुत गुस्सा है, वो इम्पेशेंट फील कर रहा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि उसको कब आजादी मिले, ठीक है, और वो कब बाहर जा पाए। तो यहाँ पर टाइगर की क्या झलकाई जा रही है, इन्फ्यूरेटेड है यहाँ पर टाइगर। इन्फ्यूरेटेड का मतलब काफी गुस्से में है, ओके, क्वाइट है, ठीक है, लेकिन बट फ्रस्ट्रेटेड है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की ओर चलते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ओके, तो अब यहाँ पर टाइगर, यहाँ पर पोएट क्या कर रहे हैं कि अगर यही टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो ये टाइगर क्या कर रहा होता। तो कंपेयरिंग द लाइफ ऑफ द टाइगर इन द जू विद हिज लाइफ इन द फॉरेस्ट, द पोएट सजेस्ट दैट द टाइगर शुड बी रोमिंग इन द फॉरेस्ट, ठीक है, कि अगर ये टाइगर अभी अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो ये क्या कर रहा होता, रोम कर रहा होता इधर उधर फ्रीली। ओके, ही वुड बी हाइडिंग बिहाइंड टॉल ग्रास वेटिंग फॉर प्रे, ये बड़ी बड़ी घास के पीछे छुप कर अपने शिकार का क्या कर रहा होता, इंतजार कर रहा होता। ही शुड बी स्टॉकिंग डियर नियर द वाटरिंग होल, ठीक है, ही वुड बी स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का क्या मीनिंग होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉकिंग? स्टॉकिंग का मतलब होता है, अगेन अभी हमने पढ़ा था स्टॉकिंग, यहाँ पर ही आया था, किसी का क्या करना, वॉक करना धीरे धीरे, ठीक है, साइलेंट मैनर में मूव करना, ठीक है। स्टॉक मतलब किसी का पीछा करना भी होता है, ठीक है। तो ये वाटरिंग होल के पास, ठीक है, इंतजार कर रहा होता किसका, डियर का, ठीक है, और डियर के पीछे पीछे ये उसको साइलेंटली क्या कर रहा होता, फॉलो कर रहा होता। येट इन रियलिटी द टाइगर इज ट्रैप्ड इनसाइड अ केज, लेकिन अभी ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा क्योंकि टाइगर अभी कहाँ है, केज में कैद है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, ठीक है, एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब अगेन फिर दोबारा इंटरप्रेट किया जा रहा है कि अगर यही टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो ही शुड बी रोमिंग ऑन द फॉरेस्ट एज, तो ये जंगल के एज किनारे पर चला जाता, ठीक है, क्या करने के लिए, विलेजर्स को डराने के लिए, थ्रेट करने के लिए, ओके, अपनी दहाड़ से। ओके, हिज वाइट फैंग्स मतलब उसके वाइट टीथ जो हैं, जो उसके शार्प क्लॉज हैं, पंजे हैं, शुड बी अ कॉज ऑफ ड्रेड, ठीक है, इसको ही देखकर इंसान क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। द पोएट इज सिग्नलिंग द टाइगर्स लॉस ऑफ हैबिटेट, तो यहाँ पर पोएट यही बता रहे हैं कि वो भी अपना हैबिटेट क्या कर चुका है, खो चुका है। ओके, हिज फैंग्स शार्प क्लॉज आर हार्मलेस इनसाइड द केज, कहने का मतलब अभी वो टाइगर जो कैद में है, तो कैद के अंदर वो काफी काफी क्या फील कर रहा है, हेल्पलेस फील कर रहा है, ठीक है, वो चाह कर भी, इतना पावरफुल होने के बाद भी, इतना फिरोशियस एनिमल होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सकता इनसाइड द केज। ओके, क्लियर। नेक्स्ट स्टेंजा, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। ओके, तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं कि here the poet returns to the present where the reality is that the tiger is confined within a cage, लेकिन वो यही बोल रहा है कि अभी वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, ये टाइगर जो है ये कहाँ है, कन्फाइंड है मतलब कि कैद है, विद इन अ केज, ठीक है, केज में कैद है। हिज स्ट्रेंथ इज यूजलेस, कहने का मतलब उसकी स्ट्रेंथ का कोई फायदा नहीं है, बिहाइंड द आयरन बार्स ऑफ द केज। ओके, क्लियर। आगे, ऑल कैन all he can do to express his fury is pace back and forth विद इन द कन्फाइंस ऑफ हिज केज। ओके, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि वो अपनी फरी मतलब अपनी गुस्से को, एंगर को झलकाने के लिए सिर्फ क्या कर सकता है, अपनी केज के मतलब कि जो इसकी ये केज है, बस बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे चक्कर ही काट सकता है और कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट लिखा है, ही इग्नोर्स द विजिटर्स हु आर देयर टू सी हिम, ठीक है, वो सभी विजिटर्स उसको देखने के लिए आते हैं उनको भी क्या करता है, इग्नोर करता है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। तो यहाँ पर टाइगर का मूड कैसे है, रिस्ट्रेन्ड, ठीक है, टायर्ड, अनहैप्पी। ओके, वो रिस्ट्रेन कर रहा है अपने आप को, नहीं चाहता कि उसको लोग देखने के लिए आए। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा इज fifth stanza, he hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Okay, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, that the poet states that the tiger was unable to sleep soundly as he could hear the cars patrolling at night. ठीक है, तो जंगल में उसको जंगल में नहीं, सॉरी, जू में, क्योंकि इस वक्त वो जू में कैद है अपनी केज में, ठीक है, तो उसको वहां पर क्या सुनाई देती है, पेट्रोलिंग कार की आवाज आती है, जिसके कारण वो चैन से रात को भी सो नहीं पाता। दिस इज द लास्ट साउंड ही हियर्स एवरी नाइट, तो रोज रात को, ठीक है, उसको यही साउंड सुनाई देती है। द टाइगर कैन स्टेयर एट द स्टार्स फ्रॉम इनसाइड द केज, ठीक है, तो अपनी केज के अंदर से क्या कर रहा है, स्टार्स को देख रहा है, एक टकी लगाए। द पोएट सजेस्ट दैट बोथ द टाइगर्स आई एंड द स्टार्स आर ब्रिलियंट, ठीक है, दोनों की आईज ही क्या है, काफी ब्रिलियंट, लेकिन स्टार भी चमक रहे हैं, उनकी आंखों में भी अलग चमक है, एंड जो टाइगर अपनी आंखों से उन स्टार्स को देख रहा है तो उसकी आंखें भी क्या है, काफी चमक रही हैं। ओके, दे आर मेड अप ऑफ द सेम मिस्टीरियस फोर्स ऑफ नेचर,
ठीक है, दोनों को ही सेम मिस्टीरियस फोर्स ऑफ नेचर से बनी हुई है ये। ओके, कहने का मतलब कि टाइगर, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि टाइगर जो स्टार्स को देख रहा है विद ब्रिलियंट आईज, स्टेयर कर रहा है ब्रिलियंट स्टार्स को, व्हाट डज दिस सजेस्ट, ठीक है, इससे आपको क्या पता चलता है कि टाइगर जो है वो क्या कर रहा है, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज फ्रीडम। ओके, कि कब उसको फ्रीडम मिलेगी एंड कब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जाएगा। ऑलराइट, तो पोएटिक डिवाइसेस सबसे पहले एलिट्रेशन, स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप, सा साउंड रिपीट हो रही है, लॉग्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ठीक है, लॉग्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, नहीं, यहाँ पर देखिए इस बुक में लिखा है ये बिल्कुल भी एलिट्रेशन नहीं है, क्योंकि कॉन्क्रीट में का आवाज आ रही है एंड सेल में सा आवाज आ रही है। देखिए बुक्स भी गलत होती हैं, तो ये आपका एलिट्रेशन नहीं है। ओके, कीप दिस इन माइंड, बुक के हिसाब से हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंस, ठीक है, कॉन्सोनेंस जो है वो भी आपको नहीं करना है, कॉन्सोनेंस इतना नहीं आएगा आपके सिलेबस में अभी, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। इट इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड विद डिफरेंट वॉवल साउंड, ठीक है, तो रेपिटेशन किसका हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड का, जैसे प्लम्प, डियर, पास, पी हैज बीन रिपीटेड बिहाइंड बास, ठीक है, बाबा साउंड रिपीट हो रही है। उसके बाद रेपिटेशन, रेपिटेशन क्या होता है, जब सेम चीज जो है या सेम फ्रेज रिपीट हो रहा हो बार बार, उसको बोलते हैं रेपिटेशन। तो यहाँ पर क्या है, repetition is a poetic device that is used to create a musical effect by repeating single word, phrase or even stanzas at intervals to make the poem more appealing, ठीक है, तो जहां पर आपको लगे ना कि सेम लाइन रिपीट हो रही है, तो वहां पर इस पोम में क्या लग जाएगी, रेपिटेशन। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, टाइगर को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है, उसके लिए ही वर्ड यूज किया गया है। ओके, ह्यूमन करेक्टर्स दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट मेटाफोर, मेटाफोर यहाँ पर क्या है कि पैड्स ऑफ वेलवेट, ठीक है, तो उसके जो पैड्स हैं, कहने का मतलब जो पैर हैं, उसको क्या बोल दिया कि ये मखमल के हैं, ठीक है, ये नहीं बोला इज लाइक वेलवेट, ठीक है, वो वेलवेट के ही हैं। ओके, क्लियर। चलिए, और कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज हो रही है, देखते हैं आगे कोई और लिखी है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल लिखी हुई है अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इमेजरी, ठीक है, बहुत सारी चीजों को यहाँ पर इमेजिन किया जा सकता है, ठीक है, साउंड इमेजरी यूज हो रही है, स्नाल कर रहा है वो घरों के पास, विजुअल इमेजरी यूज हो रही है, बेयरिंग इज वाइट फैंग्स, ठीक है, हम इमेज बना सकते हैं, स्नाल कर रहा है तो उसकी हम आवाज को सुन सकते हैं। ओके, काइनेस्थेटिक इमेजरी, इमेज ऑफ मूवमेंट उसको बोलते हैं, जैसे ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ठीक है, देखिए इमेजरी को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है यहाँ पे। राइम स्कीम क्या है, ए बी सी बी, ठीक है, अभी देख लेते हैं कैसे ऑक्सोमोरन यूज हो रहा है यहाँ पे, जब दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज एक साथ आते हैं, क्वाइट रेज, लगी गुस्सा, ठीक है, गुस्से में तो इंसान, गुस्से में कोई भी एनिमल क्या होता है, बहुत ज्यादा एंग्री, है ना, लेकिन यहाँ पर वो कैसा है गुस्सा, क्वाइट, ठीक है, तो दो अलग अलग वर्ड्स यूज हो गए, इसको बोलते हैं ऑक्सोमोरन। ओके, तो फटाफट से राइम स्कीम देख लेते हैं। राइम स्कीम देखिए, किसी भी स्टेंजा की देख लो आप, देखो स्ट्राइप्स को ए दे दिया, ठीक है, स्ट्राइप्स की तरह कोई और वर्ड नजर नहीं आ रहा, एंड में केज को हमने बी दे दिया, रेज भी बी नजर आ रहा है, एंड क्वाइट ये बिल्कुल अलग नजर आ रहा है, तो ए बी सी बी। ओके, ए बी सी बी बी, तो ये है आपकी, देख लेते हैं यहाँ पर यही लिखी थी, यहाँ पर यही लिखी थी, यस, ए बी सी बी। ओके, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोम की ओर, विच इज, कौन सी है आपकी नेक्स्ट पोम, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट। ओके, गेस करिए कौन सी पोम है, ठीक है, यस, दिस इज हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को किस तरीके से पहचाना जाए, बाय कैरोलिन वेल्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेंजा की ओर। दिस इज अ ह्यूमरस पोएम, ह्यूमरस पोएम है, क्या बोला जा रहा है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Okay, तो क्या इंटरप्रेट किया जा रहा है यहाँ पे, द पोएट गिव्स टिप्स टू आइडेंटिफाई द एशियाटिक लायन, ठीक है, वो एशियन लायन को पहचानने की हमें टिप्स बता रहा है। क्या बोल रहा है, इट कैन बी फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, ईस्टर्न कंट्रीज के जंगल्स में टाइगर पाया जाता, ये एशियन लायन पाया जाता है। ओके, इट इज अ ह्यूज बीस्ट विद डल येलोइश ब्राउन कलर्ड स्किन, ठीक है, बड़ा सा बीस्ट है, बीस्ट मतलब जानवर है ये। ओके, इसकी डल येलोइश ब्राउन कलर्ड स्किन है, विच विल कम अप टू यू, ठीक है, जो आपको देखते ही आपकी तरफ क्या करेगा, एडवांस करेगा, एडवांस मतलब आपकी तरफ मूव करेगा। इफ इट रोस एट यू एज यू आर स्कम्बिंग, रेस्ट एश्योर्ड इट्स द एशियन लायन, ठीक है, मतलब कि जब आप, वो क्या करे, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, कहने का मतलब वो इतनी तेज रोर करे कि आपकी जान ही निकल जाए, ठीक है, तो आप समझ लेना कि आपका इनकाउंटर किसके साथ हुआ, आपने किसको कन्फ्रंट किया है, एशियन लायन को। ओके, क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की और if some or if some time when roaming around a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Okay,
यहाँ पर पोएट क्या बोल रहा था, पोएट डिस्क्राइब्स द बंगाल टाइगर एज अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, ठीक है, पोएट उसको क्या बोल रहा है, नोबल वाइल्ड बीस्ट कहकर एड्रेस कर रहा है। इट हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो बॉडी, ठीक है, इसकी येलो हाइड है, मतलब की स्किन है, और येलो हाइड पर क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं टाइगर के। यू कैन सर्टेन इफ इट इज अ टाइगर बाय ऑब्जर्विंग वेदर इट कंज्यूम्स यू, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये टाइगर है, जब ये आपको देखते ही आपके ऊपर अटैक कर देगा, आपको खाना शुरू कर देगा। द पोएट कम्स अप विद फनी रूल्स टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, तो वो डिफरेंट फनी रूल्स बता रहा है कि जिस तरीके से आप डिफरेंट एनिमल्स को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा 3, इफ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, मतलब कि आगे सैर सपाटा करते हुए, अ बीस्ट यू, ठीक है, whose hide with spot is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard, it will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again, ठीक है, अगेन यहाँ पर क्या बोल रहा है पोएट कि अगर एक लेपर्ड इज कवर्ड विद स्पॉट्स थ्रू आउट इट्स बॉडी, ठीक है, पेपर्ड मतलब वही जैसे काली मिर्च होती है ना, पेपर जिसको बोलते हैं, तो एक लेपर्ड की जो पूरी बॉडी होती है उसमें ऐसे क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं काले काले, काली मिर्च की तरह। ओके क्लियर। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि इफ इट लैप्स ऑन यू, मतलब कि अगर वो आपको देखकर आपके ऊपर छलांग लगा दे, यू विल आइडेंटिफाई दैट इट इज द लेपर्ड, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, लेपर्ड है। देयर इज नो पॉइंट इन क्राइंग आउट इन पेन, ठीक है, तो चिल्लाने का, ठीक है, दर्द के मारे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लेपर्ड विल ओनली लेप एंड लेप एट यू अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, वो आपके ऊपर जस्ट छलांग पे छलांग लगाते जाएगा और आपको छोड़ेगा नहीं। ओके क्लियर। Next stanza, if when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. Okay? तो यहाँ पर पोएट क्या बात बोल रहे हैं कि a bear can be identified by its hug, कि बियर को आप किससे आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसकी हग से। इट हग्स यू वेरी वेरी हार्ड व्हेन यू आर वॉकिंग इन योर यार्ड, ठीक है, तो आपको क्या करेगा, आकर जोर से, ठीक है, कसकर गले लगा लेगा। इफ यू हैव एनी डाउट इट विल केयरस यू विद इट्स क्लॉज, ठीक है, कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे कि आपका इनकाउंटर किसके साथ हुआ है, तो वो आपको एक बड़ी केयरस देगा, केयरस मतलब लविंग टच। ओके, इफ अ क्रिएचर एम्ब्रेसेस यू टाइटली, अगर वो आपको कस के गले लगा ले, इट्स बी सर्टेन इट्स अ बियर गिविंग यू अ बियर हग, तो समझ जाना कि ये बियर है जो आपको क्या दे रहा है, बियर हग दे रहा है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेंजा नंबर 5, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे आर वाइज माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हेना दस, हिना कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पोएट क्या बोल रहा है, द पोएट सेज दैट अ नोवाइज विल फाइंड इट हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइल्ड एनिमल्स। नोवाइज मतलब अ पर्सन न्यू टू अ जॉब, ओके, जो एक नया इंसान है, ठीक है, हो सकता है उसको काफी डिफिकल्ट हो अलग अलग जो वाइल्ड एनिमल्स है उसमें डिस्टिंग्विश करने में, बट इट इज इजी टू कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हेना एंड दैट क्रोकोडाइल। लेकिन अब पोएट और बता रहा है कि हेना और क्रोकोडाइल में तो कोई भी बहुत इजीली क्या कर सकता है, डिस्टिंग्विश कर सकता है, ठीक है, डिफरेंसेस मतलब कि उसको देखकर जज कर सकता है कि कौन हेना है और कौन क्रोकोडाइल है। हेना कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स स्माइल, ठीक है, क्योंकि हेना जब भी अटैक करता है ना तो आपको उसके दांत नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि वो अटैक करने से पहले क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है। एंड इफ द एनिमल वीप्स इट देन इट इज श्योरली अ क्रोकोडाइल, और अगर आपको मगरमच्छ को कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू, ठीक है, तो मगरमच्छ जो है जब अपने प्रे को स्वॉलो करता है तो उसकी आंखों में क्या रहते हैं, आंसू रहते हैं, राइट, तो यही बोल रहा है कि अगर आंखों में आंसू नजर आए तो समझ जाना वो क्या है, क्रोकोडाइल है। द पोएट इज अल्यूडिंग टू, है ना, लाफ एंड क्रोकोडाइल टीयर्स। ओके, तो यहाँ पर पोएट क्या कर रहे हैं, अल्यूड, ओके, यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि ये इनकी जो स्माइल है या इनके जो टीयर्स हैं ये एक्चुअल में रियलिटी में नहीं है, इस इमोशन आपके लिए फील नहीं कर रहे, वो तो काफी मजे में है क्योंकि आप तो उनके क्या हो, प्रे हो, ठीक है, शिकार हो। नेक्स्ट stanza, the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. Okay. तो यहाँ पर पोएट क्या बता रही हैं कि अ चैमलियन मतलब कि जो गिरगिट होती है ना इज अ स्मॉल लिजर्ड सॉर्ट ऑफ एन एनिमल, ठीक है, लिजर्ड फैमिली से बिलोंग करती है। इट डज नॉट हैव ईयर्स और विंग्स टू फ्लाई, ठीक है, इसके ईयर्स भी नहीं होते हैं, विंग्स भी नहीं होते हैं। चैमलियंस हैव द एबिलिटी टू चेंज कलर ऑफ द स्किन, ठीक है, तो जिसको कैम्यूफ्लेगिंग बोलते हैं, इसके लिए क्वेश्चन आ जाता है। इट यूजेस दैट टू कैम्यूफ्लेग इन इट्स सराउंडिंग एंड अडेप्ट टू इट। ओके, तो अपना रंग बदल लेती है, सॉइल में जाएगी तो सॉइल कलर की हो जाएगी, पत्तियों पर जाएगी तो ग्रीन कलर की हो जाएगी, ठीक है, ये ऐसा क्यों करती है, ताकि इसको इजिली से आइडेंटिफाई ना किया जा सके। शी सेज दैट इफ यू डू नॉट सी अ कैमलियन ऑन ट्री इट इज प्रोबेबली हाइडिंग देयर, मतलब कि आपको अगर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना पेड़ पर तो समझ जाना कि वहां पर कैमलियन तो जरूर है। ओके क्लियर। तो पोएटिक डिवाइसेस क्या यूज हो रही है, एलिट्रेशन, लेप एंड लेप, ठीक है, लाला साउंड हो रही है। ओके, रोमिंग राउंड, रा रा, वेरी वेरी हार्ड, वा वा साउंड रिपीट हो रही है।
नोवाइज माइट नॉन प्लस ना ना साउंड जो है रिपीट हो रही है। ओके, रेपिटिशन देखिए लैप एंड लैप यहाँ पर वर्ड दो बारी आया है, ठीक है। हु हक्स यू वेरी वेरी दो बारी रिपीट हुआ है। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज आयरनी। ओके, आयरनी जो है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके रिलेटेड बहुत बारी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आयरनी होता क्या है? इज अ पोएटिक डिवाइस दैट इज used by the poet to bring humor or satire on somebody or something. It is done by giving two meanings to a word or phrase. Surface meaning and underlying meaning, मतलब कि कहने का मतलब सरफेस मीनिंग कुछ और है और अंडरलाइन जो अंदर उसका गहरा मीनिंग जो निकल के आ रहा है वो कुछ और है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ठीक है। तो क्या नोबल वाइल्ड बीस्ट क्या आपको ग्रीट करेगा? क्या आपको मतलब कि वेलकम करेगा जब वो आपको देखेगा? नहीं, ग्रीट का मतलब है यहाँ पर अटैक करना। देखिए सरफेस मीनिंग आ रहा है ग्रीट करना, ठीक है, वेलकम करना, लेकिन अंदर से अंडरलाइन मीनिंग क्या है? अटैक करना। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, ठीक है। कौन? बियर के लिए था ये, ठीक है। आपको क्या देगा? वन मोर केयरस। केयरस होता है लविंग हग, लेकिन क्या बियर की हग जो है क्या एक्चुअली में लविंग होती है? नहीं, दैट विल बी ब्रेथ टेकिंग। ओके, क्लियर। राइमिंग स्कीम क्या लग रही है यहाँ पे? राइमिंग स्कीम इज ए बी सी सी, ठीक है। लेट्स सी ये लग रही है कि नहीं। ओके, पीछे करते हैं स्क्रॉल। चलिए ये स्टेंजा देख लेते हैं। स्मॉल को ए दे दिया, ऑल को ए दे दिया, ठीक है, और कहीं मुझे सेम साउंड लग नहीं रही। थिंग को बी दे दिया, विंग को भी बी दे दिया, एंड ट्री एंड सी सी सी। ओके, तो ए बी सी सी देखेंगे, यही था ए बी सी सी। यस, इट्स ए बी सी सी। ओके, क्लियर। इमेजरी, इमेजरी मतलब यहाँ पर जब आप इमेजिन कर सकते हो, पिक्चर बना सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। इमेजरी भी बहुत तरीके की होती है, अभी हमने पिछले पोम में देखी थी। ओके, द इमेज ऑफ बंगाल टाइगर इज क्रिएटेड व्हेन वी रीड द लाइन, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स विद अ येलो बैकग्राउंड। सिर्फ यहीं पर नहीं, इमेजरी तो ऑलमोस्ट हर एक स्टेंजा में जो है वो बन रही है। ओके, क्लियर, यूज हो रही है। पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस जो होता है जब पोएट जो है अपने हिसाब से स्पेलिंग को मॉडिफाई कर दे इन ऑर्डर टू सेट द राइम स्कीम। ओके, जैसा कि आप देखोगे लेप एंड लेप की जो स्पेलिंग है ना, उसको क्या इस तरीके से लिखता है, लेकिन पोएट ने इस तरीके से लिखा है, ठीक है, रॉन्ग लिखा है एल इन ऑर्डर टू राइम इट विद लेपर्ड, लेपर्ड के साथ राइम करने के लिए। ओके, ऐसे डाइन, डाइन यहाँ पर एक्चुअली डाइंग है, ठीक है, लेकिन उसको किसके साथ राइम करने के लिए पोएट ने कर दिया? डाइन के आगे क्या लाइन थी? लाइन। ओके, तो डाइन, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, लाइन। ओके, तो इसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। सभी जानवरों को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया क्योंकि उनके लिए कोई ना कोई प्रोनाउन जो है वो यूज की गई है। ओके, चलिए आई होप सो ये पोम जो भी है आपको क्लियर हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोम की और आप स्टेंजा देखकर कमेंट करके पहले ही बता दीजिए ये कौन सी पोम है। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। चलिए यहीं से पढ़ के समझ आ गया होगा आपको कि दिस पोम इज द बॉल पोम। ओके, ये बॉल पोम है, रिटन बाय जॉन बेरीमैन, ठीक है। पोएट के नाम आप ध्यान रख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेंजा 1, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। द पोएट इज ऑब्जर्विंग अ बॉय प्ले विद अ बॉल, ठीक है। पोएट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, देखता है कि एक बॉय जो है वो अपनी बॉल के साथ क्या कर रहा है? खेल रहा था। द बॉल बाउंसेस अवे फ्रॉम द बॉय, तो बॉय जो है मे बी बॉल को बहुत तेज हिट करता है जिसके कारण जो बॉल है बाउंस होकर उससे दूर चली जाती है। इट रोल्स डाउन द स्ट्रीट, ठीक है, सड़क पर से होते हुए, ठीक है, क्या करती है? ड्रॉप्स इनटू द वाटर, ठीक है। पास में एक हार्बर है जिसको बंदरगाह बोलते हैं, वहां पर जाके पानी है, वहां पर जाकर गिर जाती है। द पोएट ऑब्जर्व्स द बिवाइल्डर्ड लुक ऑन द बॉयज फेस फॉलोइंग द लॉस ऑफ हिज बॉल, ठीक है। तो पोएट जो है ऑब्जर्व करता है कि बॉय जो है काफी क्या हो चुका है? बिवाइल्डर्ड मतलब बिल्कुल हक्के बक्के रह जाना, हैरान हो जाना कि ये क्या हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉय ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी बॉल जो है उससे क्या हो गई है? दूर चली गई है। कहने का मतलब ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। ओके, तो यहाँ पर बॉय कैसा फील कर रहा है? सैड, होपलेस, एंग्शियस। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट क्या बोल रहे हैं? द पोएट रियलाइजेस दैट एक्वायरिंग अनदर बॉल वुड नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस टू द बॉय। तो पोएट कह रहे हैं कि अगर वो दूसरी बॉल ले भी लेता है ना, उस बॉय को ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, ठीक है, कि बॉल की तो इतनी कीमत भी नहीं है, दूसरी बॉल ले लेना, ठीक है, क्योंकि बॉय दूसरी बॉल से इतना खुश नहीं होगा जितना वो इस बॉल से खुश है। क्यों? द बॉय स्टार्ट शेकिंग इन हिज ग्रीफ, बॉय जो है वो कांपना शुरू कर देता है। हिज बॉडी हैज गॉन रिजिड,
ठीक है, मानो कि जैसे पत्थर में तब्दील हो गया है, एंड ही ट्रेम्बल्स, ट्रेम्बल्स मतलब वही कांप रहा है, ओके। ही स्टेयर्स डाउन एट द बॉल इन ग्रीफ, ठीक है, तो बॉल की तरफ ही वो झांकते जा रहा है, देखते जा रहा है, ठीक है, दुख भरे एक्सप्रेशन है उसके फेस में, एज इट इज हिज फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ लॉस, क्योंकि वो लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा है लॉस को। द पोएट सेज दैट ही वुड नॉट इंट्रूड ऑन द बॉय, पोएट कहता है मैं इसमें बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, बिकॉज ही वॉन्टेड द बॉय टू लर्न द लेसन ऑफ लॉस, ठीक है, वो चाहता था कि वो इस लॉस से एक लेसन सीखे, एक सबक सीखे, ठीक है, क्या सबक सीखे कि दैट वट एवर बिलोंग्स टू अस इज आर ड्यूटी, इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि जो भी चीज हमारे पोजीशन में होती है उसके रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, हम ही होते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेंजा, a dime another ball is worthless, now he senses first responsibility in a world of possessions, people will take balls will be lost always little boy, okay। तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं, द लॉस ऑफ द बॉल हैज प्रॉम्प्टेड द बॉय टू रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, मैं ऑलरेडी आपको पीछे बता चुकी हूँ कि लॉस ऑफ द बॉल से ही बॉय कौन सा लेसन सीखेगा, सबक सीखेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी का। द पोएट वांट्स टू टेल हिम दैट पोजेशंस विल ऑलवेज गेट लॉस्ट और स्टोलन, तो पोएट उसको ये चाहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आपको हर एक लॉस से कुछ ना कुछ सीखना है, तो ये नहीं अब लाइफ में एक लॉस हो गया तो आप अपनी पूरी जिंदगी रिपेंट करते ही रह जाएंगे, आपको उस लॉस से कुछ सीखना है कि ये जो है लॉसेस एंड गेन्स है ना, दीज आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ लाइफ, ओके। इट इज अप टू अस टू कम टू टर्म्स विद लॉस, ठीक है, टर्म्स विद लॉस मतलब कि हमें उनको बियर करना आना चाहिए, वी शुड नो हाउ टू डील विद देम, हाउ टू मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ, ठीक है, आफ्टर लर्निंग अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द लॉसेस दैट अकर टू अस, ओके। नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं, विच इज stanza number 4, and no use and no one buys a ball back, okay, यही है ना stanza, let me check once कि हमने कोई stanza skip नहीं किया है, yes right, this is stanza number 4, and no one buys a ball back, money is external, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of laws, how to stand up knowing what everyone must one day know and most know many days how to stand up। देखिए यहाँ पर पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, द पोएट डिस्क्राइब्स द इंसिडेंट एज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नेचर ऑफ लॉस, ओके क्लियर। तो पोएट यहाँ पर अब उसके नेचर के बारे में समझ आ रहा है उसको कि क्या है लॉस, लॉसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, नेचर ऑफ लॉस कैसा होता है, क्या वर्ड लिखेंगे हम, इररिप्लेसेबल कह लो, ठीक है, आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो बहुत इजीली, ओके, मींस लॉसेस कैन नॉट बी रेसिप्रोकेटेड, ओके, हमारे हाथ में नहीं है कि हम उन लॉसेस को गेन्स में तब्दील कर दें, ठीक है। ही पॉइंट्स आउट दैट दिस इज अ लाइफ लेसन फॉर द बॉय, ठीक है, ये लाइफ लेसन है, एवरी पर्सन हैज टू लर्न टू मूव ऑन आफ्टर लूजिंग समथिंग, ठीक है, हर एक इंसान को लाइफ में आगे बढ़ना सीखना पड़ता है कोई ना कोई चीज गवा देने के बाद। द बॉय विल कम टू अंडरस्टैंड दैट पोजेशंस होल्ड वैल्यू बियॉन्ड देयर मोनेटरी वर्थ, ठीक है, तो बॉय को यहाँ से सबक मिलेगा कि हर एक पोजीशन की अपनी एक वैल्यू होती है, एक वर्थ होती है जिसको आप मनी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अब बॉय से जो बॉल है वो दूर चली गई और उस बॉल के साथ उसकी कई सारी मेमोरीज अटैच है, अगर वो नई बॉल ले भी आएगा, ठीक है, तो उसकी मेमोरीज जो है, लेकिन मनी कैन बाय मटेरियल थिंग्स, ठीक है, मनी से आप मटेरियल थिंग्स को खरीद सकते हो, लेकिन अपनी मेमोरीज जो एसोसिएटेड है उनको वापस नहीं लेकर आ सकते, ऑलराइट। बढ़ते हैं पोएटिक डिवाइसेस की और, फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन, देखो बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बाबा साउंड रिपीट हो रही है, बाइज बॉल बैग, बाबा साउंड रिपीट हो रही है। सिंबलिज्म, तो सिंबलिज्म देखिए, द टर्म बॉल इज यूज्ड एज अ सिंबल फॉर बॉयज पास्ट चाइल्डहुड डेज, ठीक है, तो बॉल यहाँ पर किसका सिंबल है, बॉय के बीते हुए चाइल्डहुड डेज का, ठीक है, जो कि अब जा चुके हैं। इट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ बॉयज लॉस्ट इनोसेंस, ठीक है, क्योंकि बॉय ने अपनी इनोसेंस खो दी है, अब उसने एक लेसन सीखा है, कहने का मतलब अब वो इनोसेंट से क्या हो गया, मेच्योरिटी की टुवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ओके, दैट हैज टर्न्ड हिम इनटू अ मैच्योर पर्सन, ओके क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसी तरीके से एग्जाम में अगर आ जाए तो लिखना होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट इज रेपिटिशन, देखिए रेपिटिशन, बॉल्स बॉल्स वर्ड वट वर्ड, ठीक है, हाउ टू स्टैंड अप, हाउ टू स्टैंड अप देखिए दो बार ही आ रहा है, ठीक है, सो ऑल दिस इज रेपिटिशन। नेक्स्ट इज राइम स्कीम, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम जो है वो फॉलो नहीं हो रही है, ओके। एंजैबमेंट, ठीक है, जब एक आइडिया, ये इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं आपके एग्जाम में,
जब एक लाइन से आइडिया दूसरे लाइन में ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं हम इंजैपमेंट। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी इज मतलब कि जब आप इमेजिन कर पाओ। देखिए अगर यहाँ लाइन लिखी है ना, मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो हम इमेजिन कर सकते हैं बॉल, ठीक है, जो रोल करते हुए जा रही है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हो गया आपका पोएटिक डिवाइसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट पोम की ओर। देखिए हर एक पोम के साथ में सिग्निफिकेंट मॉरल दिया हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पोम इज, चलिए, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। ऑल राइट, आई थिंक यू हैव गेस्ड इट राइट। फर्स्ट लाइन पढ़ के ही हमें पता चल गया है कि ये पोम कौन सी है, अमांडा। राइट, तो अमांडा है, किसने लिखी है, रॉबिन क्लिन ने। ऑल राइट, चलिए फर्स्ट स्टेंजा रीड करते हैं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, तो हंच वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। हंच मीनिंग रेज वंस शोल्डर, ठीक है, अपने लेकिन ठीक पोस्चर में मत बैठना, अपने शोल्डर्स को हंच कर लेना। राइट, स्लाउचिंग का मीनिंग होता है सिटिंग इन अ ड्रूपी वे, ठीक है, जो हम लटक कर बैठ जाते हैं, ठीक है, ड्रूपिंग वे में। तो यहाँ पर पोएट की जो मदर है, हम यही मानकर चल रहे हैं कि पोएट की मदर उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है। पोएट की नहीं, सॉरी, अमांडा की मदर जो है इंस्ट्रक्ट कर रही है उसको। अमांडा इज आस्क्ड टू नॉट टू बाइट हर नेल्स, कि उसकी मदर उसको बोल रही है कि अपने नेल्स मत बाइट करो, ठीक है। शी इज ऑर्डर टू सिट अप स्ट्रेट, उसकी मदर चाहती है कि वो सीधी बैठे, एंड नॉट हंच हर शोल्डर्स, ठीक है, अपने शोल्डर्स को हंच ना करे, वही मतलब ड्रूपिंग पोजीशन में मत बैठे। द मदर कॉन्स्टेंटली चेक्स ऑन अमांडा एंड दिस अनॉयज हर। अब मदर उसको हर बार क्या करती रहती है, इंस्ट्रक्शंस देती रहती है। उसकी मदर चाहती है कि वो अकॉर्डिंगली अपनी अकॉर्डिंग टू हर एज बिहेव करे। ऑलराइट, शी वॉन्ट्स हर टू लर्न मैनरिज्म, ठीक है, जिसके कारण अमांडा जो है काफी दुखी है, ठीक है, वो नहीं चाहती उसकी मदर बार बार उसको इंस्ट्रक्ट करे। तो करेक्टर का मूड कहता कैसा है, फ्रस्ट्रेटेड, अनहैप्पी है वो। ओके, तो नेक्स्ट, देयर इज अ लैंग्वेड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो हर एक पैराग्राफ के बाद ना आपको एक स्टेंजा मिलेगा जो विद इन ब्रैकेट्स लिखा हुआ है, जिसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, जिसमें अमांडा अपनी खुद की ही दुनिया में खोई हुई है। राइट, तो यहाँ पर क्या बोल रही है अमांडा कि दिस स्टेंजा इज गिवन इन ब्रैकेट्स टू शो अमांडाज इंटीरियर मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब वही कि अंदर से वो क्या चाह रही है, शी ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ मरमेड इन अ काम एमरल्ड सी। वो चाहती है कि वो एक मरमड होती, जल परी होती, ठीक है, वो एक ऐसे समुद्र में होती जिसका रंग कैसा होता है, एमरल्ड के रंग की तरह। ओके, जो कि बिल्कुल क्या होता, शांत होता। शी इमेजिन्स दिस एज शी इज फेड अप विद हर मदर ट्राइंग टू डिसिप्लिन हर। तो ऐसा क्यों इमेजिन कर रही है, क्योंकि वो चाहती है कि उसकी मदर जो उसको बार बार दुखी कर रही है ना उसको इंस्ट्रक्ट करके, तो वो चाहती है, शी वांट्स टू लेड अ पीसफुल लाइफ। वो ऐसा सोच रही है कि समुद्र में भी शांति होगी, वहां पर सिर्फ सोल इनहेबिटेंट वो होगी वहां का, ठीक है, सोल इनहेबिटेंट मतलब एक लौती वही वहां पर होगी, कोई और वहां उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। ऑलराइट, चलिए, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा ही नीचे आ गए। नेक्स्ट स्टेंजा इज स्टेंजा नंबर 3। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। तो यहाँ पर अगेन मदर की इंस्ट्रक्शंस जो है वो कंटिन्यूड है। द स्टेंजा हैज अमांडा's मदर रिब्यूकिंग हर फॉर नॉट डूइंग हर चोर्स, ठीक है। अमांडा इज आस्क्ड इफ शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, मदर पूछ रही है होमवर्क कर लिया है। अमांडा's मदर इज क्रूशियस नहीं, सॉरी, क्यूरियस, ओके, एज टू वेदर शी हैज क्लीन हर शूज और ऑर्गेनाइज हर रूम, ठीक है। तो वो जानना चाहती हैं, काफी क्यूरियस है, उत्सुक है जानने के लिए कि क्या उसने अपना कमरा साफ कर लिया है, अपने रूम को ऑर्गेनाइज कर लिया है, अपने जूतों को क्लीन कर लिया है। वी गेट टू सी हर मदर्स अथॉरिटेटिव टोन एंड कॉन्स्टेंट नैगिंग। ओके, तो कई बार वो टोन पूछ लेता है, आपको स्टेंजा लिख कर दे देगा और बोलेगा कि स्पीकर की क्या टोन है। तो स्पीकर यहाँ पर ऑब्वियसली कमांड दे रही है, राइट, अथॉरिटेटिव टोन है, कांस्टेंट नैगिंग कर रही है, उसको डांट फटकार लगा रही है। ओके, उसकी मदर। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अमांडा क्या सोच रही है इस बारी, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माय हर्श्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो यहाँ पर इन दिस स्टेंजा, ठीक है, शोज अमांडास फैंटेसी, ठीक है, अमांडा की फैंटेसी मतलब वो ड्रीमी वर्ल्ड में है, वो अपने शी इमेजिन्स हरसेल्फ एज एन ऑर्फन हु इज फ्री टू रोम द स्ट्रीट। वो अपने आप को एक ऑर्फन मान रही है, अनाथ मान रही है, जो कि फ्रीली रोम कर रही है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। शी वॉन्ट्स टू मेक पैटर्न्स विद हर बेयर फीट ऑन द डस्टी पाथ। ओके, तो जैसे डस्टी मिट्टी गिरी होती है तो उसके ऊपर जब हम चलते हैं तो हमारे इंप्रेशन बन जाते हैं ना, तो वो अपने डस्टी पाथ के ऊपर अपने जो नंगे पांव चलकर अपने इंप्रेशंस को लीव करना चाहती है। ओके, शी सेज दैट द साइलेंस एंड फ्रीडम शी वुड गेट आर व्हाट शी लुक्स फॉरवर्ड टू। ठीक है, तो ये जो साइलेंस जो उसकी जिंदगी में हो जाएगा उसकी मदर के जाने के बाद या उसके पेरेंट्स के जाने के बाद, ठीक है, जो फ्रीडम उसको मिलेगी, ठीक है, ये उसको काफी क्या लग रहे हैं, गोल्डन, स्वीट। ओके, क्लियर, तो ये ही चीज वो चाहती है। ऑलराइट,
तो अमांडा का यहाँ पर मूड कैसे है, अगेन इरिटेटेड, एंग्री। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अब यहाँ पर अगेन हम देख रहे हैं कि अमांडा जो है अपनी मदर को बिल्कुल इग्नोर कर रही है, शी वाज नॉट इवन लुकिंग एट हर, राइट। जब उसकी मदर उससे बात कर रही है तो हर मदर डज नॉट वांट हर टू ईट चॉकलेट, उसकी मदर नहीं चाहती कि वो चॉकलेट खाए। शी फील्स दैट इट विल मेक अमांडाज एक्ने वर्स, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी मदर जो है इज वेरी केयरिंग, उसके बारे में सोच भी रही है कि ज्यादा चॉकलेट खाने से उसके एक्नेस हो जाएंगे। ओके, अमांडा डज नॉट लुक एट हर मदर व्हेन शी इज स्पीकिंग टू हर, दिस फर्दर एंगर्स हर मदर। तो इसकी मदर इसको देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाती है। who wants अमांडा टू लुक एट हर while she is speaking, तो वो चाहती है कि अमांडा उसको देखे जब वो उससे बात कर रही है। ओके, अगेन तो करेक्टर का मूड यहाँ पर कैसा है, अनॉयड है, फ्रस्ट्रेटेड है। ओके, I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. Okay, अब इस बार अमांडा अपने आप को क्या इमेजिन कर रही है, रुपेंजल इमेजिन कर रही है। ओके, शी वॉन्ट्स टू बी लॉक्ड अप इन अ टावर जस्ट लाइक रुपेंजल। तो रुपेंजल की कहानी आपने पढ़ी ही होगी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। तो वो टावर में क्या थी, कैद थी, उसको एक विच ने कैद कर लिया था, तो वो भी चाहती है कि वो रुपेंजल की तरह एक टावर में क्या हो, लॉक्ड हो। शी वॉन्ट्स दिस टू इंश्योर दैट nobody can approach her and bother her, स्पेशली हर मदर। वो ऐसा क्यों चाहती है, ताकि उसको कोई भी अप्रोच ना कर पाए, उसको कोई भी तंग ना कर पाए, इसलिए वो चाहती है कि टावर में अगर उसको कोई कैद भी कर देगा ना तो वो वहां पर क्या है, काफी सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है। ओके, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई nagged at you अमांडा। ओके, सल्किंग मतलब होता है टू बी इन बैड मूड। ओके, चाइल्डिश मैनर में एक्ट करना, ठीक है, मूडी हो जाना। तो उसकी मदर उसको क्या बोल रही है, in the last stanza, Amanda's mother wants her to stop sulking. All right, she chastises her for always being so moody. ठीक है, वही उसको डांट रही है, रिब्यूक कर रही है, ठीक है, कि तुम हमेशा मूडी रहती हो। She says that people might think that she was nagging at her. Nagging का मतलब वही कंटिन्यूस रिब्यूकिंग करना, डांटना। तो यही बोल रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें हमेशा डांटती रहती हूँ। The truth is that Amanda is being nagged by her mother, and this is why she is moody. लेकिन असली में क्या है, जो अमांडा इतना मूडी बिहेव कर रही है क्योंकि मदर उसको कॉन्स्टेंटली क्या करती रहती है, नैग करती रहती है। बट हर मदर डज नॉट अंडरस्टैंड दिस एंड कंटिन्यूज टू नैग एट हर। लेकिन उसकी मदर इस चीज को समझ नहीं पाती और उसको हमेशा क्या करती रहती है, डांटती ही रहती है। ऑलराइट, चलिए पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। फर्स्ट पोएटिक डिवाइसेस, इलिट्रेशन। ओके, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, सा सा साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। नेक्स्ट भी आप पढ़ लेना, सा सा साउंड रिपीट हो रही है। रेपिटिशन, रेपिटिशन, अमांडा वर्ड जो है काफी टाइम रिपीट हुआ है इस पोम में। ओके, नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर मतलब जब आप दो चीजों में कंपैरिजन करते हो विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, ठीक है। तो यहाँ पर अमांडा अपने आप को क्या बोल रही है कि आई एम एन ऑर्फन, पहले मरमेड कर रही है अपने आप को, फिर ऑर्फन कर रही है, फिर रुपेंजल कर रही है। तो वो ये नहीं कह रही कि आई एम लाइक अ मरमेड, लाइक एन ऑर्फन, लाइक अ रुपेंजल, नहीं, वो अपने आप को ऑर्फन, रुपेंजल, मरमेड ही सोच रही है। तो इट मीन्स यहाँ पर मेटाफोर यूज हो रहा है। ओके, एल्यूजन, जब आप क्या करते हो, देखिए यहाँ लिखा है, इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ देती हूँ। एल्यूजन इज अ पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेक अ रेफरेंस टू एनी पर्सन, स्टेटमेंट और थिंग दैट थिंग फ्रॉम हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, कल्चरल, लिटरेरी और पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स। ओके, जब आप ऐसी किसी चीज का रेफरेंस दो, ठीक है, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, कल्चर, लिटरेरी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। अब देखो मरमेड, जैसे ही मरमेड हम बोलते हैं ना, ये एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है दैट हैज अ बॉडी ऑफ हाफ गर्ल एंड हाफ फिश। ओके, तो बताने की जरूरत नहीं है, माइंड में इमेज बन जाती है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया इल्यूजन का। रुपेंजल अगेन एक क्या है, फेरी टेल कैरेक्टर है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज राइम स्कीम। तो राइम स्कीम यहाँ पर क्या है, ऑफ स्टेंजास दे रखे हैं यहाँ पे, देखिए जो पैरेंथेसिस में है उसकी राइम स्कीम अलग है, दैट इज ए, एंड जो स्टेंजास हैं जहाँ पर उसकी मदर उसको हमेशा इंस्ट्रक्शन दे रही है, उनकी राइम स्कीम है ए। ओके, आप देख लेना एक बारी, मैंने आपको बाकी पोम्स में भी करवा दी है। नेक्स्ट इज एनाफोरा, जब दो लाइंस की बिगनिंग जो है सेम वर्ड से होती है, जैसे डोंट बाइट, डोंट हंच, ठीक है, डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी। ओके, जब दो लाइन की बिगनिंग सेम वर्ड से होती है उसको बोलते हैं एनाफोरा। नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज, देखिए एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, और ट्रांसफर मतलब जब जिस वर्ड के साथ वो एडजेक्टिव लगा है, ठीक है, वो उसको ना डिस्क्राइब करके किसी और चीज, किसी और नाउन को डिस्क्राइब करे। जैसे यहाँ पर क्या है, हर्ष्ड बेयर फीट। ओके, तो यहाँ पर फीट साइलेंस नहीं है, ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर रिपीटेड इन द पोएम। ओके, यहाँ पर फीट जो है क्या लिखा है, हस्ड बेयर्ड फीट। ओके, तो हस्ड का मतलब भी होता है चुप होना, ठीक है, वेरी क्वाइट स्टिल। ओके, तो जो बेयर्ड नंगे पाँव जो है वो साइलेंट नहीं है यहाँ पे, मतलब कि वो उसकी लाइफ में एक साइलेंस लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मदर ही नहीं है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पोम की ओर बढ़ते हैं। The trees inside are moving out into the forest. Yes, you guessed it right. This poem is The Trees. Okay, written by Adrene Rich. ठीक है, एड्रेने रिच ने लिखी है ये पोम द ट्रीज। ओके, इसका सिंबॉलिक एंड लिटरल मीनिंग इज वेरी मच डिफरेंट। देखते हैं यहाँ बुक में क्या लिखा है, दोनों ही हम डिस्कस कर लेंगे। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun buried its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Okay, the poet gives us a picture of trees moving from inside our house to the forest outside. तो poet यहाँ पर हमें एक ऐसी पिक्चर दिखा रही है जहाँ पर जो उसके घर के अंदर पेड़ हैं वो उसके घर से निकलकर कहाँ जा रहे हैं, to the forest outside. Okay, the forest is portrayed as the empty before the trees move into it. ओके, तो फॉरेस्ट को कैसा दिखाया जा रहा है, बिल्कुल खाली दिखाया जा रहा है। ठीक है, सारे जो पेड़ हैं वो घर के अंदर कैद हैं। ओके, और फॉरेस्ट बिल्कुल खाली है। ओके, द फॉरेस्ट वॉज प्रीवियसली एम्प्टी। ठीक है, तो फॉरेस्ट अगर खाली है इट मीन्स वहां पर कोई पेड़ ही नहीं है, तो बर्ड्स वहां पर होंगे नहीं, इंसेक्ट वहां पर होंगे नहीं, शेडोज वहां पर फॉर्म होंगी नहीं। ओके, शी इज यूजिंग ट्रीज एज अ मेटाफोर फॉर विमेन एंस्लेव्ड बाय द पैट्रियार्कियल सोसाइटी। तो यहाँ पर पेड़ क्या है, बेसिकली विमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, विमेन जो है मेटाफोर है, यहाँ पर विमेन को दर्शाया जा रहा है जो कि पैट्रियार्कल मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने इनको क्या करके रखा है, घरों के अंदर कैद करके रखा है। Okay, the notion that the forest will be brimming with trees by morning highlights nature's remarkable resilience and capacity for renewal. Okay, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सुबह तक जो फॉरेस्ट है वो पेड़ों से भर जाएगा। कहने का मतलब बहुत जल्दी जो ये आउटसाइड वर्ल्ड है, ठीक है, वो भी किसके साथ भर जाएगा, औरतों के साथ। ओके, क्लियर, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, द लीव्स strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. Okay, चलिए यहाँ पर पोएट क्या बोल रहा है, द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर स्लोली डिसएंगेजिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। तो रूट्स जो है ट्रीज की वो अपने आप को आजाद, डिसएंगेज मतलब आजाद कराना, टू सेट देमसेल्व्स फ्री। ठीक है, अपने आप को वरांडा के फ्लोर में से क्रैक आ गए हैं ना, क्योंकि वो अपने आप को ना ट्राइंग टू पुल देम आउट ऑफ द वरांडा फ्लोर, जिसके कारण फ्लोर पर क्या हो गए हैं, क्रैक्स आ गए हैं। ओके, द लीव्स प्रेस अगेंस्ट द विंडो पेन एंड स्मॉल ट्विग्स आर स्टिफ विद एक्सर्शन। तो लीव्स भी जो है वो जो विंडो पेन है उसको धक्का देकर बाहर जाना चाहती हैं। ठीक है, स्मॉल टिक्स जो है वो स्टिफ मतलब हार्ड हो गए हैं विद एक्सर्शन। ओके, द क्रैम्ड बाउस दैट आर ट्रैप्ड अंडर द रूफ आर ट्राइंग टू एस्केप। क्रैम्ड मतलब वही क्रैम्ड किसको बोलेंगे हम, सुकड़ी हुई बाउस। ठीक है, बाउस मतलब वही ब्रांचेस। ठीक है, जो कि ट्रैप्ड थी अंडर द रूफ, वो भी एस्केप करने की कोशिश कर रही हैं। शी कंपेयर्स द स्लो लेबर्ड मूवमेंट ऑफ द ट्रीज टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हु आर स्टिल डिजी फ्रॉम देयर स्टे इन द हॉस्पिटल। तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रही हैं कि वो कंपेयर कर रही हैं, ठीक है, इन सब की मूवमेंट को, ठीक है, ये जो लीव्स की, क्रैम्ड बाउस की, ठीक है, किसके साथ, विद द न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। जैसे नया नया पेशेंट को डिस्चार्ज मिल जाता ना हॉस्पिटल से, जो अभी भी स्टिल डिजी हैं, डिजी मतलब अभी उन्होंने अपनी पूरी कॉन्शियसनेस गेन नहीं करी है, लेकिन स्टिल दे आर हैप्पी कि वो हॉस्पिटल को छोड़कर जो है अपने घर जा रहे हैं। ऑलराइट, तो ऐसे यहाँ पर औरतें जो हैं बहुत ज्यादा खुश हैं, उन्होंने काफी स्ट्रगल करा है अपने आप को आजाद कराने के लिए, काफी थक चुकी हैं वो स्ट्रगल करते करते, लेकिन स्टिल वो काफी खुश हैं कि उनको फाइनली जो है आजादी मिल गई है। ओके, next, I sit inside doors open to the veranda writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines, the sky is still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. Okay, next यहाँ पर poet क्या बता रही हैं, the poet notices the movement of the trees as she sits on the veranda writing letters. ठीक है, तो अब वो वरांडा में अपने बैठी हैं, तो घर से अपने बाहर जब उनके ट्रीज जा रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको नोटिस कर रही है उनकी मूवमेंट को। द स्पीकर स्कार्सली मेंशंस द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन वो अपनी लॉन्ग लेटर्स जो लिख रही हैं उसमें डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर रही हैं, इम्प्लाइंग अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज। ठीक है,
क्योंकि इसलिए मेंशन नहीं कर रही हैं क्योंकि वो उनसे डिटैच हो जाएंगी अब, या एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज, कहने का मतलब उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ दे आर नाउ सेट टू गेट फ्रीडम, ठीक है, कि अब इनको फ्रीडम तो मिलनी ही चाहिए. शी इज ग्लैड टू सी हाउ द ट्रीज और विमेन आर फ्रीइंग देमसेल्व्स फ्रॉम देयर ट्रैप्स. ओके, कि कैसे औरतें, मान लो ये ट्रीज जो है अपनी आजादी जो है अपने लिए पाने की कोशिश कर रहे हैं. शी विशेस टू कीप दिस इनक्रेडिबल साइड टू हरसेल्फ सिंस शी स्कार्सली मेंशन इट इन हर लेटर. तो उसके बारे में वो बिल्कुल भी जिक्र नहीं करती है अपनी लेटर्स में, ठीक है. शी सीज अ वर्ल्ड फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज सिंस द नाइट इज फ्रेश एंड द स्काई इज ओपन. ठीक है, उसको बिल्कुल पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइट उसको फ्रेश नजर आ रही है, स्काई ओपन नजर आ रहा है. ओके, द फ्रेग्रेंस ऑफ द लाइकन एंड लीव्स रीचेस हर from the rooms like a voice making her feel deeply in their presence. Okay, तो यहाँ पर जो स्मेल ऑफ लाइकन है, लीव्स है, वो उसके कानों तक आ रही है. ठीक है, कहने का मतलब जो बाहर बहुत से लोग जो है ना वो बातें कर रहे हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द ये जो औरतों को फ्रीडम मिलने वाली है, मतलब कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहीं ना कहीं नहीं चाहती है, वो चाहती है कि हाँ तो औरतों को सप्रेस करके ही रखें, दे शुड नॉट गेट द फ्रीडम. लेकिन वो क्या बोल रही है कि ये जो आवाजें हैं वो सुबह तक क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, क्योंकि औरतें तो बाहर निकल ही जाएंगी, उनको अल्टीमेटली फ्रीडम मिल ही जाएगी. ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा में लिखा है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. ओके, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द पोएट हियर्स द वॉइस ऑफ द ट्रीज विस्परिंग इनसाइड हर हेड. ठीक है, जो पेड़ों की आवाज है, ठीक है, वो विस्पर कर रहे हैं तो उसके हेड में उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं. शी इज अवेयर दैट इट विल पास व्हेन ट्रीज रीअपीयर इन द फॉरेस्ट द नेक्स्ट डे. ओके, जब ये जो औरतें हैं चली जाएंगी बाहर सोसाइटी में तो कल सबके मुंह बंद हो जाएंगे, ये आवाजें जो वो फुसफुसा रहे हैं, ठीक है, जो डिस्कशन इनकी चल रही है, ये सब यूजलेस हो जाएगी, सब बंद हो जाएगी. एज द ट्रीज शैटर द ग्लास एंड मूव आउट शी रिक्वेस्ट द रीडर्स टू पे क्लोज अटेंशन. ओके, तो वो चाहती है रीडर्स को कि वो सुने, ठीक है, जब ये ग्लास ब्रेक हो रहा है, कहने का मतलब जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो औरतें जो हैं इन ऑब्स्टेकल्स को पार करके अपने लिए आजादी पा रही हैं. The moon looks like it has splintered into 1,000 pieces from being one and whole. ऐसे लग रहा है जो मून जो है वो क्या हो गया, काफी टुकड़ों में क्या हो गया, बट गया है. पहले वो एक पूरा होल नजर आ रहा था. इट सिंबलाइजेस वुमेन फाइंडिंग देयर ओन यूनिक आइडेंटिटीज. ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि सभी वुमेन्स अभी वो सारी एक जगह इकट्ठी थी, जैसे मून पूरा होल शाइन कर रहा था, ठीक है, अभी वो एक जगह सारी इकट्ठी थी, राइट, घरों के अंदर बंद थी, लेकिन अब हर एक वुमेन अपनी अलग अलग पहचान जो है सोसाइटी में जाकर बनाएगी, जिसके कारण मून अब कैसा हो गया, ब्रोकन इनटू मेनी पार्ट्स. ओके, चलिए आगे, द फ्रेगमेंटेड मून स्टिल शाइन्स एज ब्राइट एज बिफोर. लेकिन इस जो हर एक औरत अपने लिए क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, अपनी पहचान बनाएगी, लेकिन अभी भी वो पूरा इफेक्ट जो है, जैसे मून पहले पूरा ब्राइट शाइन कर रहा था, इस फ्रेगमेंटेशन के बाद भी उसकी चमक में कोई कमी नहीं आई है. इट इज शाइनिंग द वे इट वॉज शाइनिंग अर्लियर. ओके, यहाँ हो गई हमारी पोम कंप्लीट. पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं. फर्स्ट इज मेटाफोर. ठीक है, द पोएट हैज यूज्ड ट्रीज मेटाफोरिकली टू रिप्रेजेंट द हेल्पलेसनेस ऑफ वुमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी, द स्ट्रगल ऑफ नेचर ऑफ ट्रीज टू बी फ्रीड फ्रॉम द कन्फाइनमेंट ऑफ मैन एज कंपेयर टू दोज ऑफ वुमेन. ओके, ये आई होप सो आपको समझ में आ गया. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना. इमेजरी. ठीक है, तो इमेजरी मतलब यहाँ पर मेंटल पिक्चर्स या इमेजरी व्यूज दैट पोएट क्रिएट्स इन द माइंड ऑफ द रीडर्स टू कन्वे और थॉट्स क्लियरली. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पिक्चर्स क्यों व्यू बन रही है, ट्रीज इनसाइड आर मूविंग, तो यहाँ पर हम पूरी इमेज बना पा रहे हैं. ठीक है, कि फॉरेस्ट जो है वो एम्प्टी है, कोई इंसेक्ट नहीं है. तो ये जो आप पैराग्राफ पढ़ लेना, यहाँ पर इसकी इमेज आप अपने माइंड में बना पाओगे. ओके, सिमिली, जब कंपैरिजन होता है लाइक और एज वर्ड का यूज करके, तो लिखा है ना लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स. ओके, तो वहां पर हो गया, देखिए यहाँ सिमिली यूज हो रही है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस. ठीक है, लाइक वर्ड आ गया. द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर. देखिए लाइक वर्ड जहां आ जाए, एज वर्ड जहां आ जाए, वो सिमिली होता है. पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे ट्रीज को पर्सोनिफाई किया गया है, वो मूव कर रहे हैं. ठीक है, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो. ठीक है, सन के पैर कैसे होते हैं. ठीक है, नाइट्स रूट्स वर्क, पूरी रात रूट वर्क कर रही है, रूट को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे पर्सोनिफाई कर दिया गया है. विंड्स रश टू मीट देम, विंड्स आ रही है दौड़ते हुए, विंड्स कैसे दौड़ सकती हैं, तो यहाँ पर इन सबको पर्सोनिफाई कर दिया गया. राइम स्कीम क्या है, कोई राइम स्कीम नहीं है, फ्री वर्ड्स में लिखी गई है. सिंबोलिज्म, द पोएट यूजेस द ट्रीज टू डिपिक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड रेज द इशू ऑफ डिफॉरेस्टेशन. ठीक है,
The struggle of trees to move out also symbolize the struggle of women to break free from the societal expectations. All right, I hope so ये क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट पोम की ओर चलते हैं, विच इज, पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेंजा. आप मेरे को बताओगे पोम कौन सी है. द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट. यस, आप समझ गए. दिस पोम इज फॉग. ठीक है, ये फॉग पोम है, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग. ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है पोएट का नाम, किसने लिखा है, कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है. बहुत सिंपल सी पोम है. ठीक है. द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द पोएट हैज कंपेयर्ड द मूवमेंट ऑफ द फॉग टू द मूवमेंट ऑफ कैट. तो यहाँ पर फॉग तो आप सबको पता है धुंध, तो पोएट ने यहाँ पर फॉग की मूवमेंट को किस किस मूवमेंट के साथ कंपेयर किया है, कैट की मूवमेंट के साथ. इट मूव्स इन अ वेरी साइलेंट, इट मूव्स इन वेरी साइलेंटली लाइक अ कैट विदाउट मेकिंग एनी साउंड. ठीक है, इन नहीं आना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, वो बड़ी साइलेंटली मूव करती है कैट की तरह बिना कोई आवाज किए. इट सिट्स कामली लुकिंग एट द सिटी एंड हार्बर लाइक अ कैट सिटिंग ऑन इट्स हॉन्चेस. हॉन्चेस मतलब होता है बैक पार्ट. ठीक है, जिसके ऊपर हम बैठते हैं. ऑलराइट, तो जिस तरीके से कैट अपने हॉन्चेस पर बैठ के आसपास देखती है, ठीक है, तो ऐसे फॉग भी सब चीजों को कवर कर लेती है, हार्बर को कवर कर लेती है और शांति से हर जगह क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है. इट देन मूव्स ऑन टू द अनदर प्लेस जस्ट एज क्वाइटली एज इट कम. ठीक है, जैसे कैट फिर चली जाती है, बैठती है थोड़ी देर, फिर चली जाती है, ऑब्जर्व करती है सराउंडिंग को. इन द सेम मैनर फॉग भी आती है, थोड़ी देर स्टे करती है, एंड देन इट मूव्स ऑन लाइक अ कैट विदाउट मेकिंग एनी नॉइज. ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा क्या है, बस ये ही है आपकी पोम. ठीक है, इमेजरी, सबसे इजी पोम ही ये है. यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हो, राइट, कि फॉग आ रही है, फॉग जा रही है, थोड़ी देर स्टे कर रही है, एंड देन जा रही है. ओके, क्लियर. मेटाफोर, मेटाफोर जहां पर बिना लाइक और एज वर्ड का यूज करके कंपैरिजन किया जाए. ठीक है, तो यहाँ पर द पोएट हैज यूज्ड द फ्रेजेस ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ऑन साइलेंट हॉन्चेस एज अ मेटाफोर टू कंपेयर इट्स मूवमेंट टू दैट ऑफ कैट. ओके, राइम स्कीम क्या है, फ्री वर्स में लिखी गई है, एंजायरमेंट यूज हो रहा है. पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पर फॉग को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है. ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है, द फ्रेज ऑन साइलेंट हॉन्चेस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर एपिथेट. हॉन्चेस यहाँ पर साइलेंट नहीं है. हॉन्चेस साइलेंट कहने का मतलब जो उसकी मूवमेंट है, ठीक है, फॉग की मूवमेंट वो बड़ी साइलेंट हो रही है, साइलेंट मैनर में हो रही है. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पोम इज कौन सी है, यस, ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. ओके, तो ये आप पढ़कर ही समझ गए हो गए ये कौन सी पोम है, कस्टर्ड द ड्रैगन. ठीक है, यही है, राइट, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन रिटन बाय ऑडविन नैश. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस विद लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड वैगन एंड अ रिलियो ट्रिलियो लिटिल पेट ड्रैगन. तो यहाँ पर पोएट इंट्रोड्यूस करते हैं ब्लिंडा को, जो कि एक छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है. उसके पास एक ब्लैक किटन है, एक ग्रे माउस है, येलो डॉग है, रेड वैगन मतलब गाड़ी है, ओके, एंड ड्रैगन है. हर हाउस एंड वैगन पेट्स आर ऑल डिस्क्राइब्ड एज लिटिल. ठीक है, सारी छोटी छोटी चीजें हैं. ओके, इट कन्वेज टू द रीडर द impression that the poet is speaking in a childish voice. Okay, next, now the name of the little black kitten was Ink, the little grey mouse, she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, बट द ड्रैगन वॉज कावर्ड एज शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. तो यहाँ पर क्या है, तो पोएट गिव्स द पेट्स नेम, पेट के नाम बता रही है यहाँ पे. ठीक है, किटन को इंक बोल रही है ड्यू टू इट्स ब्लैक कलर. ओके, माउस जो है वो ब्लिंक है बिकॉज इट मूव्स वेरी क्विकली. ओके, पलक झपकते ही, जैसे ब्लिंक ऑफ आईज बोलते हैं ना, पलक झपकते ही वो गायब हो जाता है. द डॉग इज वेरी शार्प एंड ऑफ येलो कलर, सो शी कॉल्ड हिम मस्टर्ड. ठीक है, बहुत शार्प है मस्टर्ड की तरह, जैसे तेल होता है ना मस्टर्ड का, कितना शार्प होता है, आंखों में लगता है अगर उसको जलाओ तो. The poet claims that Blinda gave the dragon nickname Custard because he was very coward. लेकिन ड्रैगन को क्या बोल रही है, कस्टर्ड नाम दे रही है, क्यों, क्योंकि वो बड़ा क्या है, कावर्ड है, कायर है. ओके, Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and really trillion daggers on his toes. ठीक है, अब कस्टर्ड के फीचर्स जो है यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं. ठीक है, उसके दांत काफी बिग और शार्प हैं. ठीक है, जो उसके डेंजरस और फियर्स नेचर को क्या कर रहे हैं, डिपिक्ट कर रहे हैं. ऑलराइट, द ड्रैगन हैज स्पाइक्स, उसकी बॉडी पर स्पाइक्स हैं ऐसे इस तरीके से. ओके, स्केल्स हैं बॉडी के नीचे. हिज माउथ लाइक अ फायर प्लेस एंड ही कुड ब्रीथ फायर. ओके, स्पिट कर सकता है फायर को. स्मोक जो है उसकी नोज से बाहर आती है, इसलिए उसके नोज को क्या बोल दिया गया, चिमनी बोल दिया गया है. तो फायर प्लेस एंड चिमनी आर एग्जांपल्स ऑफ सिमिली. ठीक है, क्योंकि लाइक वर्ड का यूज किया है. Blinda was a brave as barrel full of beers and ink and blink chased lion down the stairs. Mustard was as brave as tiger in rage.
बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ब्लिंडा जो है उसको इतना करेजियस बताया गया एंड फियर्स बताया गया है, ठीक है, जैसे बैरल होता है फुल ऑफ बियर्स, ओके। शी यूजेस अ सिमिली ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स टू डिस्क्राइब लिंडा, ओके। सिमिलरली इंक एंड ब्लिंक इतने ब्रेव हैं कि वो लायंस को चेस कर सकते हैं। येलो डॉग जो है वो ब्रेव है, ठीक है, वो टाइगर, जैसे टाइगर होता है ना गुस्से में, वो वैसे एक्ट करता है। इससे भी उसका करेज बताया जा रहा है कि कितना गुस्से में है। बट कस्टर्ड ओनली वांटेड अ नाइस सेफ केज। लेकिन कस्टर्ड जो इतने, जिसके पास इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कैसे डरावने, फ्राइटनिंग, लेकिन फिर भी वो किसके लिए रोता रहता है, एक नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है, ओके। अब देखते हैं आगे। Blinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in a little red wagon and at the Relio Trullo cowardly dragon. अब यहाँ पर क्या होता है कि ब्लिंडा जो है उसको टिकल करती है, राइट। कस्टर्ड को गुदगुदी कर रही है विदाउट मर्सी, उसके ऊपर बिना दया दिखाए। सभी पेट्स जो हैं उसको मॉक कर रहे हैं, कहने का मतलब उसका मजाक बना रहे हैं, और उसको क्या बोल रहे हैं, परसिवल, ठीक है। देखिए ये यहाँ लिखा है, मैं यहाँ रीड कर रही हूँ। परसिवल बोलते हैं इसको, क्यों परसिवल कौन है, वॉज अ किंग हु वॉज थॉट टू बी ब्रेव बट ही हैड रन अवे इन द बैटल, ठीक है, कि कहने को तो बहुत ही ब्रेव था लेकिन जब युद्ध की बारी आई तो वो भाग गया, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा कस्टर्ड है, राइट। देखने को तो काफी ब्रेव लग रहा है, करेजियस लग रहा है, फ्राइटनिंग है इसके फीचर्स, लेकिन हमेशा किसके लिए रोता रहता है, नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है, ओके। दे हैव फन लाफिंग एट कस्टर्ड एंड हिज कावर्डाइज। तो ये सब उसका क्या कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। ब्लिंडा गिगल्ड till she shook the house and Blink said Beck, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. यहाँ पर ब्लिंडा और उसके सारे पेट्स है ना वो कस्टर्ड के ऊपर हंसी बना रहे हैं, मीन्स उसके ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है। इंक एंड ब्लिंक उसका फन बना रहे हैं बाय आस्किंग हिज एज, उसकी उम्र पूछ रहे हैं कितने साल के हो गए। इट इम्प्लाइज दैट कस्टर्ड इज स्टिल बिहेव लाइक अ बेबी, लेकिन कस्टर्ड अभी भी छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। द ओनली थिंग कस्टर्ड वांटेड वाज अ केज टू फील सेफ, ओके। कस्टर्ड सिर्फ क्या चाहता है, वो एक नाइस सेफ केज चाहता है, ओके। Suddenly they heard a nasty sound and Mr. growled and they all looked around. Meow, cried Ink. Oh, cried Blinda, for there was a pirate climbing in the window. अब क्या होता है कि सबको एक आवाज सुनाई देती है, ठीक है, peering through the window, जब वो विंडो से बाहर झांकते हैं, ठीक है, they saw a pirate, उनको एक पायरेट नजर आता है, मतलब डाकू, ठीक है, making his way inside, जो उनके घर के अंदर आ रहा है। Mustard and Ink make menacing sound to show their anger, ठीक है, ये अपनी आवाज निकालते हैं, ठीक है। द मूड ऑफ द पोएम सडनली टर्न्स टेंस। तो अब यहाँ पर अभी जो पोम काफी लाइट चल रही थी, अब यहाँ पर थोड़ा टेंस माहौल जो है वो एक्सप्लेन कर दिया जाता है, ओके। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, एंड ही हेल्ड हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अब यहाँ पर the pirate को क्या होल्ड करी है उसने हाथ में पिस्टल, ओके। ही हेल्ड अ कटलेस मतलब स्वॉर्ड है ना, चाकू छोटा सा, बिटवीन हिज टीथ, ओके। उसकी ब्लैक दाढ़ी है, वुडन लेग है एक। द पायरेट इज पोर्ट्रेड बाय द पोएट एज अ मेनेंसिंग क्रिएचर दैट वाज अप टू नो गुड। मेनेंसिंग मतलब ट्रबल कॉजिंग, ठीक है, तो वो उनको नुकसान पहुंचाने आया है, वो उनका भला नहीं चाहता है, ओके। Blinda paled and she cried, "Help, help!" But Muster fled with a terrifying air. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mousehold. अब यहाँ पर क्या होता है, ब्लिंडा गेट्स वेरी स्केयर ऑन सीइंग द पायरेट, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। शी बिगिंस टू शाउट फॉर हेल्प फ्रॉम हर फ्रेंड्स, ठीक है, वो हेल्प मांगने लगती है। बट ऑल द थ्री ऑफ ब्रेव पेट, जिनको ब्रेव मानती थी मस्टर्ड, इंक एंड ब्लिंक को, वो सब भाग जाते हैं। दे हिड देमसेल्व्स एज फास्ट एज दे कुड, ठीक है, जितनी जल्दी वो अपने आप को छुपा सकते हैं उतनी जल्दी वो अपने आप को छुपा लेते हैं। But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in dungeon, with clatter and clank and jingling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. Okay. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं इधर, नहीं पिछला पेज है यहाँ पर। इट इज अ कस्टर्ड हु गोज आफ्टर द पायरेट टू एवरीबडी सरप्राइज, लेकिन कस्टर्ड जो है वो उस पायरेट को फेस करता है। ही क्लैशेस हिज टेल मेनेंसिंगली लाइक आयरन्स इन द डंजन, वो अपनी टेल को इस तरीके से हिला रहा है जैसे आयरन्स की जैसे हथकड़ियों की आवाज आती है ना डंजन्स में, डंजन्स मतलब अंडरग्राउंड सेल में, उस तरीके से वो अपनी पूंछ को हिला रहा है और आवाज कर रहा है, ओके। द पोएट कंपेयर्स कस्टर्ड सडन फियरलेस अटैक ऑन द पायरेट टू द स्विफ्ट and determined way a robin hunts a worm, emphasizing Custard's unexpected bravery and swift action. तो कस्टर्ड मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेड वे में बहुत जल्दी से एक्ट करता है, राइट। जिस तरीके से रॉबिन, रॉबिन मतलब एक बर्ड,
जो अपने इंसेक्ट जो वर्म्स को देखता है और जैसे उनको अपनी बीक से अटैक करके फटाफट से खा लेता है, तो इन द सेम मैनर कस्टर्ड ने भी उस तरीके से अटैक किया इसके ऊपर, पायरेट के ऊपर। ओके, लाइक आयरन इन डंजन्स, लाइक और रॉबिन यहाँ पर सिमिली यूज हो रही है, यहाँ पर इसने बताई दी है पोएटिक डिवाइसेस। द पोएट आल्सो यूजेस द वर्ड क्लैश, क्लैटर, क्लैंक, ये सब क्या है, साउंड वर्ड्स है जिसको हम ओनोमेटोपिया बोलते हैं। ओके, next is the pirate gave that Blinda's dragon and got some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets but they didn't hit and Custard gobbled him every bit. अब यहाँ पर क्या होता है कि पायरेट जो है ना इज ऑड बाय कस्टर्ड साइड, मतलब कि बहुत हैरान हो जाता है देखकर, मतलब कि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसको वहां पर ऐसा भी कोई क्रिएचर मिलेगा जो कि काफी क्या है, करेजियस है। ही ड्रिंक सम अल्कोहल फ्रॉम हिज फ्लैगन टू गेन करेज, ठीक है, फ्लैगन मतलब बॉटल होती है, ठीक है, जो उसने अपनी पॉकेट में रखी हुई है, तो उसको निकालता है और उसमें से क्या पीता है, थोड़ी सी वाइन पीता है, अल्कोहल पीता है। ही देन प्रोसीड्स टू फायर 2 shots एट कस्टर्ड विच मिस्ड हिम। ओके, फिर वो जो फायर है वो हिट करता है लेकिन वो कस्टर्ड को हिट नहीं करते हैं। ओके, कस्टर्ड डिवोर्स द पायरेट कंप्लीटली लिविंग नो ट्रेस बिहाइंड। तो कस्टर्ड जो है वो पायरेट को चबा चबा कर खा जाता है और पायरेट जो है यहाँ पर मर चुका है, उसका कोई नामो निशान नहीं बचा है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा नंबर 12। ओके, Blinda embraces him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim, ink and bling and glee did guarded around the dragon that ate the pirate। अब यहाँ पर क्या होता है, ब्लिंडा एंड हर पेट्स सेलिब्रेट कस्टर्ड्स फीट, ठीक है, सभी खुश हो रहे हैं पायरेट के मर जाने पर। ब्लिंडा जो है मस्टर्ड क्या कर लेती है, एम्ब्रेसेस हिम लविंगली, ठीक है, किसको गले लगा लेती है, कस्टर्ड को गले लगा लेती है। मस्टर्ड जो है उसका फेस चाटने लगता है, इंक एंड ब्लिंक उसके आसपास झूम रहे हैं। दे नो लॉन्गर कंसिडर्ड कस्टर्ड अ कॉवर्ड, वो अब उसको कायर नहीं मान रहे हैं। ओके, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई हैव I would have been twice as brave if I had not been clustered, and up spoke ink and up spoke blink. We had have been 3 times as brave, we think. The custard said, I quite agree that everybody is braver than me. अब देखिए यहाँ पर कुछ उल्टा हो रहा है। मस्टर्ड क्लेम्स दैट इफ ही हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, अगर वो घबराता नहीं तो वो इससे दुगनी बहादुरी दिखाता। इंक एंड ब्लिंक भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो तो 3 गुना बहादुरी दिखाते, ठीक है। कस्टर्ड भी उनके साथ अग्री कर जाता है कि वो सब उससे ज्यादा क्या है, ब्रेव है। इट डेमोन्स्ट्रेट दैट रिफ्यूजल ऑफ द अदर पेट्स टू बी लेबल्ड एज कवर्डली, तो दूसरे पेट्स नहीं चाहते कि उनको कायर बोला जाए। ओके, इसीलिए वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं इस तरीके से। Blinda still lives in a little white house with little black kitten and a little grey mouse and little yellow dog and little red dragon and her really pet dragon, ठीक है। तो यही सारा ये स्टार्टिंग का ही पैराग्राफ रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो अभी भी सब लोग क्या है, उतने ही ब्रेव है, लेकिन कस्टर्ड जो भी कावर्ड माना जा रहा है वो ऑलवेज किसके लिए रोता रहता है, नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता है। ओके, क्लियर, यहाँ आपकी पोम जो है वो एंड हो जाती है। चलिए बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस की। फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज एलिट्रेशन। ओके, ब्रिंडा लिटिल लिटिल लिव्ड लिटिल, ठीक है, ला साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेंगे। रेपिटेशन मतलब जब सेम वर्ड रिपीट होता है बार बार, ठीक है। टिकल्ड टिकल्ड वर्ड देखो बार बार रिपीट हो रहा है। सडनली सडनली, ओके। पिस्टल पिस्टल, ओके। मेटाफोर, चिमनी फॉर नोज, ठीक है। नोज को यहाँ पर ये नहीं बोला इज लाइक अ चिमनी, ठीक है, चिमनी फॉर नोज बोल दिया, कहने का मतलब नोज को चिमनी ही बोल दिया। ओके, रिलियो ट्रिलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, टोज उसके क्या है, डैगर की तरह शार्प है, चाकू की तरह। तो लाइक वर्ड का यूज नहीं करा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेटाफोर। सिमिली मतलब जहाँ पर लाइक का यूज होता है, ये हमने पोएम के दौरान भी पढ़ लिया था। एनोमोटोपिया आर द साउंड वर्ड्स। राइम स्कीम क्या है, ए बी बी, ओके, ये आप निकाल लोगे। पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे पोएट ने इंक ब्लिंक मस्टर्ड को क्या करा है, पर्सोनिफाई किया है। पोएटिक लाइसेंस, पोएट ने कई जगह स्पेलिंग्स का जो विंडा लिखा है, विंडो को क्या लिखा है, विंडा लिखा है, ठीक है, इन ऑर्डर टू राइम इट विद ब्लिंडा, ठीक है, ब्लिंडा के साथ राइम करने के लिए, तो इसी को बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेड। यहाँ पर क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेड में, ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ नहीं लिखा है, टेरिफाइड ईयर। Here terrified was used for mustard and not for yelp, right? हाँ बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पे, देखो मैं यहाँ से मैंने हटा दिया है ताकि आप देख पाओ। टेरिफाइड येल्प, ठीक है, येल्प मतलब होता है चिल्लाना, टेरिफाइड मतलब डरा हुआ, ठीक है। तो देयर टेरिफाइड वाज यूज्ड फॉर मस्टर्ड, ठीक है, तो डरा हुआ कौन था, चिल्लाना, जो आप चिल्ला रहे हो वो थोड़ा डरा हुआ है, ठीक है, आपकी चिल्लाहट थोड़ा डरी हुई है, मस्टर्ड डरा हुआ है। ओके, क्लियर। यहाँ पर आपकी जो ये पोम है ये खत्म हो जाती है, मॉरल्स दिए हुए हैं, इसको आप एक बारी रीड कर लेना। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पोम है आपकी, नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। गेस कीजिए आप कौन सी पोएम है। यस, यू गेस्ड इट राइट, ये कौन सी पोएम है, एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक नहीं, सॉरी, फॉर एनी ग्रेगरी। ओके, रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स। ओके,
फॉर एनी ग्रोगरी। एनी ग्रोगरी जो है यहाँ पर मेन करेक्टर है। चलिए देखते हैं। दिस पोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोम है ये। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। तो यहाँ पर ये पोएम में बेसिकली कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है, बिटवीन अ यंग मैन एंड द फॉर एंड एनी ग्रेगरी, ठीक है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि जो यंग मैन है वो पोएट है, और पोएट जो है एनी ग्रेगरी के साथ बात कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट स्टेंजा का स्पीकर कौन है? पोएट है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं एनी ग्रेगरी को? द पोएट एड्रेसेस एनी ग्रेगरी एंड स्पीक्स अबाउट हाउ यंग मैन में फॉल इन लव विद हर, ठीक है। वो बता रहे हैं कि कैसे जो यंग मैन है उसको देखते ही उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं। ही सजेस्ट दैट दीज मेन आर लाइकली टू बी ड्रॉन टू हर फॉर हर ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर, अ सिंबल ऑफ हर एक्सटर्नल ब्यूटी। तो पोएट यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि जो यंग मैन तुम्हारे प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं जस्ट इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे जो गोल्डन ब्यूटीफुल हेयर है ना उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी को दर्शा रहा है। ओके, द पोएट पॉइंट्स आउट दैट हर हेयर एक्ट्स एज अ बैरियर, तुम्हारे जो हेयर है वो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं? बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं। ओके, बैरियर मतलब एक दीवार की तरह, एक रुकावट की तरह, प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम सीइंग हर ट्रू नेचर, ठीक है। कहने का मतलब वो तुम्हारी सोल तक जा ही नहीं पाते ये देखने के लिए कि तुम अंदर से किस तरीके के इंसान हो, और वो बाहरी ही सुंदरता से क्या हो जाते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। ही इम्प्लाइज दैट द ट्रू लव शुड बी फॉर इनर सेल्फ, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि असली प्यार तो वो होता है जो आपकी अंदर अंदर की सुंदरता को देखकर किया जाए, नॉट जस्ट हर फिजिकल अपीयरेंस। फिर बाहर की फिजिकल अपीयरेंस से तो हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, बट एंड दैट ओनली समवन हु सीज बियॉन्ड हर ब्यूटी कैन ट्रूली लव हर। तो ये उसको असली प्यार तभी मिल पाएगा जब कोई उसकी बाहर की ब्यूटीफुलनेस को छोड़कर उसके अंदर की ब्यूटी की तरफ झांकेगा। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर 2। But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। ओके, तो इस स्टेंजा का कौन है स्पीकर? एनी ग्रेगरी है। वो क्या सजेस्ट करती है? वो एक सोल्यूशन सजेस्ट करती है। वो क्या बोलती है कि अगर तुम्हें ऐसा ही लग रहा है कि यंग मैन मेरी आउटर लुक्स के साथ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मैं अपनी आउटर लुक को ही चेंज कर लूंगी। ओके, मैं अपने बालों का कलर क्या कर लूंगी? चेंज कर लूंगी। ओके, कौन सा कलर कर लूंगी? ब्राउन, ब्लैक और कैरेट। ओके, इट वुड इंश्योर दैट men don't fall in love with her because of her beautiful yellow hair। तो फिर तो मेरे वो येलो हेयर से नहीं अट्रैक्ट होंगे। ओके, शी फील्स दैट लव इज बेस्ड ऑन लुक्स रेदर देन हर ट्रू सेल्फ, ठीक है। शी फील्स दैट लव शुड नॉट बी बेस्ड ऑन लुक्स, ठीक है, गलत लिख दिया यहाँ पे इस बुक में। ओके, तो लव जो है उसको भी ऐसा लग रहा है कि लुक्स के ऊपर नहीं आधारित होना चाहिए बल्कि ट्रू नेचर के ऊपर आधारित होना चाहिए। ओके, शी एम्स टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम हर फिजिकल अपीयरेंस येलो हेयर टू हर इनर क्वालिटीज होपिंग टू इंस्पायर जेन्युइन लव, ठीक है। तो वो भी चाहती है कि जो उसको लव करे वो उसको जेन्युइनली लव करे, नॉट फॉर हर फिजिकल अपीयरेंस। ओके, तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि जो फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो आउटर ब्यूटी होती है, दैट इज टेम्परेरी। ओके, उसको हम किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी इनर ब्यूटी होती है ना, दैट लास्ट फॉर लाइफ टाइम। ओके, जो आपकी अंदर की सुंदरता होती है वो आपके साथ हमेशा के लिए रहती है। तो नेक्स्ट स्टेंजा का स्पीकर कौन है? पोएट है। और वो क्या बोल रहा है? आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesterday night declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं एनी ग्रेगरी को कि द पोएट रिस्पॉन्स टू हर बाय सेइंग दैट मे बी नो मैन कैन लव हर फॉर हु शी इज, कि उनको लग रहा है कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो उसकी इनर ब्यूटी के लिए उसको प्यार करेगा। क्यों? क्योंकि उसने कल ही एक रिलीजियस मैन को ये कहते हुए सुना कि सिर्फ गॉड ही ऐसे होते हैं जो हमें हमारी इनर ब्यूटी के लिए क्या करते हैं? प्यार करते हैं। कहने का मतलब हमें फ्रूट देते हैं एज पर आर एक्शंस दैट वी डू। ओके, द पोएट पॉन्डर्स वेदर ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग अनकंडीशनल लव। तो पोएट को ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन बींग्स के बस की बात नहीं है कि किसी को अनकंडीशनल लव करना। ओके, ही सजेस्ट दैट लविंग समवन फॉर हु दे आर इज अ सुपर ह्यूमन टास्क, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि किसी को उसकी इनर क्वालिटीज के लिए प्यार करना ये सुपर ह्यूमन टास्क है, हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। ओके, चलिए बढ़ते हैं पोएटिक डिवाइसेस की ओर। फर्स्ट इज एलिट्रेशन, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, ठीक है। या साउंड जो है रिपीट हो रही है यहाँ पर, योर येलो है, या साउंड रिपीट हो रही है। ब्राउन एंड ब्लैक में बाबा साउंड रिपीट हो रही है। मेटाफोर, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं बोला कि देखो रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, जो उसके जो बाल हैं उनको रैम्पर्ट्स बोल दिया गया, ये नहीं बोला गया कि बाल आर लाइक रैम्पर्ट्स। ओके, क्लियर। एनाफोरा, जब दो लाइन की बिगिनिंग सेम वर्ड से स्टार्ट हो, ठीक है, दैट ओनली गॉड, दैट ओनली, ठीक है, दैट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। रेपिटेशन, जब सेम वर्ड बार बार लिखा हो, डिस्पेयर वर्ड बार बार यूज हुआ है, येलो हेयर बार बार यूज हुआ है। एंजैबमेंट, जब एक लाइन का आइडिया दूसरी लाइन तक शिफ्ट कर दिया जाए बिना एक पंक्चुएशन मार्क का यूज किए। ओके,
नेक्स्ट इज हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब जब आप किसी चीज को काफी एक्सेजरेट करके बोलते हो, है ना। थ्रोन इनटू डिस्पेयर, ठीक है, कि सारे जो क्या हो रहे हैं, लोग उदास हो रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ऐसा दिखाया जा रहा है कि सभी लोग जो मर रहे हैं यानी ग्रीक से शादी करने के लिए, ठीक है, क्लियर। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आई थिंक सो आपकी सभी पोम्स जो है वो खत्म हो गई हैं, कोई पोएम आपकी नहीं बच गई है। आई होप सो आपकी सभी पोएम्स जो है वो क्लियर हो गई हैं। आपको स्टिल अगर कोई डाउट रह गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये प्लीज लेट मी नो। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को दूर करने की। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।